दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन की बात की जाए तो ऑप्शंस के अंदर जब हम काम करना चाहते हैं तो हमें एनएससी के डाटा के ऊपर ऑप्शंस को चेक करना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि काम करते हैं एनएससी के ऊपर, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं बीएससी के ऊपर। मैं आज स्पेशली बात करने वाला हूँ एनएससी की वेबसाइट के बारे में, प्लस वहाँ पर कैसे हम ऑप्शन डाटा को चेक कर सकते हैं। स्पेशली जब बात की जाए एनएससी की और यहाँ पे भी ऑप्शन सेलिंग की बात की जाए, वो भी करेंसी सेगमेंट जिसमें भी यूएसडी आईएनआर की मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से समझना, काफ़ी ज़्यादा इजी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग करने में। कैसे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट किया जाए। सबसे पहली बात आ जाती है, हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर। एनएससी की वेबसाइट, आप नीचे वेबसाइट की लिंक डाल दूंगा nseIndia.com, यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पे जाके सर्च करना है करेंसी। यहाँ पे सामने निकल कर आ जाता है करेंसी ऑप्शन चेन। ठीक है, मैंने ऑप्शन चेन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपको एक्सपायरी दिखाई देगी। जो जो चीज़ें कंटिन्यू है वो कर देते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि यहाँ पे एक्सपायरी शो होगी, कौन सी एक्सपायरी है, प्लस कौन से कॉन्ट्रैक्ट नोट की बात की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट नोट मतलब जैसे कि हम यूएसडी आईएनआर की बात कर रहे हैं, जीबीपी आईएनआर की बात कर रहे हैं, जेपीवाई आईएनआर की बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट नोट काउंट होते हैं। एक्सपायरी मतलब बोल सकते हो कि कब वो एक्सपायरी आ जाएगी उसके अंदर और वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम होना बंद हो जाएगा। मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा टेक्निकल टर्म आते हैं तो काफ़ी सारे जो नए लोग हैं ना वो समझ नहीं पाते, तो कॉमन सी बात है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख सकता है कि कौन कौन से पेयर्स के अंदर हमें काम करने के लिए अलाउ है। आप कहेंगे भाई ये वाले पेयर तो हमारे पास है ही नहीं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी। मैं बता देना चाहता हूँ ये वाले पेयर भी इंडिया में काम करने के लिए 100% लीगल होते हैं। आपने अभी तक अपना जो ब्रोकर है ना, जैसे जीरोधा हो गया, एलएस ब्लू हो गया, स्टॉक हो गया, इनके अंदर आपने देखा होगा कि आपको केवल चार ही दिखाई देते हैं। पहला हो गया जैसे यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर। बट बात की जाए यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और जेपीवाई यूएसडी जो है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले पेयर्स में काउंट होते हैं। इनमें भी आप काम कर सकते हैं। काम करने के लिए आपको एक स्पेशल ब्रोकर चाहिए होगा जो है एलाइज ब्लू। नीचे मैंने उसकी लिंक दी है, वहां से कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप इनमें भी काम करना चाहते हो। आज हम बात करेंगे यूएसडी आईएनआर की। अभी मैं एक्सपायरी की बात करूं, जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं तो 2 दिन बाद यहाँ पे एक्सपायरी है, कॉमन सी बात है। उसके बाद अगली एक्सपायरी 15 दिसंबर, 22 दिसंबर, 27 दिसंबर, इस तरीके से एक्सपायरी काउंट हो रही है। हम मंथली एक्सपायरी की बात करें तो मंथली एक्सपायरी में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने अपडेट हो गई। अपडेट होने के बाद में ध्यान रखने की बात है कैसे चेक करते हैं, इसको मैं बहुत ही ईजी वे में लेके चलता हूँ कैसे चीज़ें की जाती है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पर कि भाई ऊपर की तरफ से यहाँ से प्राइस जो है 81 का प्राइस है और नीचे की तरफ से स्टार्ट करें 85 का, तो ये नंबर्स जो हैं ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ आ जाती है जब यहाँ की हम बात करते हैं तो ये जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये कॉल की वैल्यू है। मान लीजिए मैंने बोला कि भाई मैं कहता हूँ 8350, 8350 के ऊपर मार्केट जानी चाहिए 50 पैसे, तो यहाँ पर अगर मैं 8350 की कॉल को बाय कर लेता हूँ जिसका अभी प्रीमियम का प्राइस चल रहा है 0.1125, तो जब एक्सपायरी आएगी मंथली एक्सपायरी, तो अगर ये 50 पैसे ऊपर चला गए तो इसकी वैल्यू 0.500 ये वैल्यू बन जाएगी। अब कैसे होती है, क्या होती है, ये चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे समझते हैं कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कौन से प्रीमियम को हम लोगों को चूज करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने की है, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखो आप नीचे की तरफ आप नोटिस करोगे, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो 83.500, 83.6250। आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे 50 पैसे की जगह 25 पैसे का डिफरेंस है। 82.75, 82.50, 82.25, 82, 81.75। बट ऊपर की तरफ आप नोटिस करोगे तो कुछ जगह पर ना ये वाली प्रीमियम भी है कि 83.6250। मीन्स यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नोट्स यहाँ पे ओपन है। तो आपको ध्यान रखना है जब हम काम करेंगे तो हम मेन स्ट्राइक प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस मतलब ये नंबर जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। हमें जो काम करना है वो मेन स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है, स्पेशली 8350, 8375, 84, 8425, 8450, 8475, इन स्ट्राइक प्राइस पे काम कीजिएगा। मैं आपको पहले बता देता हूं अब करना कैसे है, जरा एक बार वो समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या चीजें होती हैं काम करने का तरीका। जैसे कि मैंने बोला, नीचे से हम बात करें अगर ऐसे 80 पॉइंट 25, 80.50, 80.75, 80.75 के बाद में 8100,
81.25। दिखने में तो नंबर कुछ ऐसे होनी चाहिए, कॉमन सी बात है, बट यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, अभी नीचे की तरफ नंबर्स हैं, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? देखो, जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस मेनली 4 टाइप के अकाउंट होते हैं, वो चाहे कहीं पे भी कर रहे हो आप, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करें, किसी चीज़ में काम करें, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। 4 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। चारों तरीके के ऑप्शंस के अंदर बात की जाए तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पर खड़ी हुई है 80 के ऊपर, और मैं कहता हूँ कि भाई ये 81 के पास जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी। देखो, मैं यहाँ पे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये बातें करने की कोशिश नहीं करूंगा। रीजन बड़ा सिंपल सा है, जो अनजान आदमी होगा, बिल्कुल अनजान आदमी होगा, वो भी ये कॉन्सेप्ट समझ जाए, मैं इस लहजे में आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। फोर टाइप के ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा कि कोई कहता है कि भाई मार्केट अभी 80 पर खड़ी है और 81 तक जा सकती है, तो उस कंडीशन में वो इंसान क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन उसके पास क्या है कि वो ऑप्शन को बाय कर सकता है। ऑप्शन बाइंग करेगा तो क्या करेगा? लाइक 80 की अगर वो कॉल को, लाइक 80 की सीई को अगर वो बाय कर लेता है और एक्सपायरी वाले दिन पे प्राइस 81 चला जाता है, तो उसको एक अच्छा फायदा हो जाता है। दूसरी कंडीशन आ जाती है, वो क्या करेगा? लाइक उसको लगता है कि 80 का प्राइस है और नीचे की तरफ 79 की तरफ प्राइस जा सकता है, उसको इस चीज को लगता है, तो नीचे की तरफ जा सकता है, तो वो क्या कर सकता है? 80 की पीई को बाय कर सकता है। ऑप्शन बाइंग तो ऑप्शन बाइंग ही रहेगी, बट यहाँ पे अभी 80 की कॉल थी जो हमने बाय की थी, क्योंकि हमें ऊपर जाने की तरफ लग रहा था। यहाँ पर नीचे की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है, तो 80 की पीई को हम बाय कर सकते हैं कि भाई प्राइस अगर नीचे की तरफ जाएगा तो उस कंडीशन में हमने जो भी प्रीमियम पे की है उससे ऊपर हम लोगों को प्रीमियम रिसीव होगी। थर्ड कंडीशन क्या काउंट होगी? थर्ड कंडीशन आ जाती है ऑप्शन सेलिंग। अगर मुझे लगता है कि प्राइस 81 तक तो जा सकता है बट 81 से ऊपर नहीं जा सकता, तो मैं इस चीज पर दाव लगाऊंगा कि प्राइस 81 के नीचे ही रहेगा या फिर 81 तक भी चला जाएगा, तो भाई मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो मैंने क्या किया? 81 की सीई को मैंने सेल कर दिया कि यहाँ से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो जो भी प्रीमियम पे मैंने किसी को ये प्रीमियम सेल की होगी, मान लीजिए 10 पैसे 20 पैसे जो भी था, तो वो प्रीमियम मुझे वहाँ पे रिसीव होगी। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ कंडीशन बन के आती है कि यहाँ पर बात की जाएगी ऑप्शन सेलिंग में, बट बात की जाएगी कि 79 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा? मैं 79 की पी को यहाँ पर सेल कर दूंगा और वेट करूंगा कि प्राइस जो है वो 79 तक आ जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, 79 पर आकर रुक जाए तब भी दिक्कत नहीं होगी, और चांसेस रहे कि 79 के ऊपर ही रहेंगे तो मुझे यहाँ पे जो मैंने प्रीमियम सेल की है मान लीजिए 0.12 पैसा, सो मुझे उसको रिसीव करने में आसानी होगी और पूरी प्रीमियम मुझे रिसीव हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो काउंट हो गई। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं काम करना चाहता हूँ, तो काम करना कैसे है? प्राइस 80 खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर ना एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट को इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, अगर मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊं, कि कितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं मींस कि कितने लोग वहां पे ट्रेड लेना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्राइस को ऐसे लिखता हूं 80, 81, 82, 83, 84, सेकंड नीचे की तरफ लिखते हैं 79, 78, 77, 76। मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी ये उल्टा लिखा रहता है, मैंने भी आपको शो किया ना वहाँ पे एनएससी के डाटा पे। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, प्राइस अगर अभी 80 रुपीज़ चल रहा है, 80 पॉइंट चल रहा है, ठीक है, मैं रुपीज़ में काउंट कर रहा हूँ, 80 चल रहा है, तो भाई यहाँ पर ये प्राइस सेलेक्ट कैसे किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है कि कितने लोग वहाँ पे बायर हैं, कितने लोग वहां पे सेल करना चाहते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं बात करूं निफ्टी हो गया, ठीक, मैं बात करूं बैंक निफ्टी हो गया, ठीक, आपने देखा होगा कुछ स्टॉक्स होते हैं जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं ना, टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं, उनके अंदर कभी भी वॉल्यूम का इशू होता ही नहीं है। वहां पे हमेशा कोई ना कोई बायर और कोई ना कोई सेलर खड़ा रहता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। अब आप सोचो, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, इन्वेस्टमेंट की, अब उस प्रोडक्ट को आप घर घर लेके थोड़ा ना घूमोगे, भाई प्रोडक्ट खरीद लो, प्रोडक्ट खरीद लो। पता लगा आपने खरीद लिया और उस प्रोडक्ट की किसी को वैल्यू नहीं है, किसी को प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं है, आप ही ऐसे थे जिसने 30 मार खा वो प्रोडक्ट खरीदा और अब उसको बेचना चाहते हो। तो कोई इंसान ने अगर कोई चीज खरीदी हुई है तो कोई इंसान ऐसा होना चाहिए जो उसको बेचना चाहता है। यही एक फंडामेंटल डिमांड एंड सप्लाई का कह सकते हो रूल होता है जो शेयर मार्केट में वर्क करता है। अब ये डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है ना, ये चेंज होता रहता है। कैसे होता रहता है समझो, मान लीजिए कोई बाय किया है किसी चीज को,
तो बायर और सेलर के बीच में एक तरह से कह सकते हो वॉर चलती रहती है कि भाई देखो, बाय करने वाला इंसान होगा वो कहेगा मैं सस्ते में खरीदना चाहता हूँ, सेल करने वाला इंसान होगा वो कहेगा मैं महंगे में बेचना चाहता हूँ। तो जहां पर जाकर दोनों में से किसी एक का पेशेंस लाइक शांति टूट जाती है कि चलो यार ठीक है खरीद लेता हूँ। मान लो मैंने बोला यहाँ पे 79 का प्राइस, ये कहता है 80 का प्राइस, तो बीच में जिसका लाइक कह सकते हो पेशेंस या फिर शांति टूटेगी ना कि भाई चल यार कोई नहीं, 79 पे खरीदने के लिए कोई तैयार है ना, ले मैं अपने वाले को कम कर लेता हूँ, मैं 79 कर देता हूँ। प्राइस मैच हुआ, ऑर्डर जाता है यहाँ से ब्रोकर से एक्सचेंज के पास में, एक्सचेंज के पास जाने के बाद में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये तरीका हुआ। इसी तरीके से ओपन इंटरेस्ट जो है ये भी ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर दो तरीके के लोग खड़े हुए हैं, एक बायर खड़े हुए हैं, एक सेलर खड़े हुए हैं, और वो लोग आपस में यहाँ पे गेम प्ले कर रहे हैं कि भाई मार्केट को कहाँ पे लेके जाना चाहिए। अब उस ओपन इंटरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें समझो, बहुत ही ईजी है। लाइक ये सारा डाटा ना अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। लाइक वेबसाइट कौन सी, एनएसई, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है एनएसई की, एंड हम लोग भी उसको यूज़ करते हैं, आप लोगों को भी उसको यूज़ करना चाहिए। अब कैसे यूज़ करना है वो समझो। आपको क्या करना है, चेक करना है कि भाई यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं। मान लीजिए यहाँ पर खड़े हुए हैं कि मान लीजिए 100 यहाँ पे खड़े हुए हैं, 200 यहाँ पे खड़े हुए हैं, एंड 100 यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये ओपन इंटरेस्ट मान लीजिए, मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे मान लीजिए यहाँ पे है 50, यहाँ पे है 40, यहाँ पे है लाइक 15 मान लेते हैं। तो कॉमन सी बात है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि मैंने ओपन इंटरेस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट में यहाँ पे है, तो कॉमन सी बात है प्राइस नीचे की तरफ ले जाना चाहते हैं लोग, ये चाहते हैं मार्केट नीचे की तरफ जाए। और ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग एंट्री कर रहे हैं, ये लोग पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि हम लोग प्राइस ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के अंदर। मेनली यहाँ पे ऑप्शन सेलर जो होते हैं उनके कारण भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मूवमेंट होती है, और वो अपना काफ़ी पैसा वहाँ पे लगा देते हैं ताकि वो प्राइस को मेंटेन करके रख सके। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर मान लीजिए 10 लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर 100 लोग खड़े हुए हैं, और एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं कि भाई तू नीचे जा या तू नीचे जा। समझ रहे हो, ये कह रहा है, ये ऊपर वाला कह रहा है तू नीचे की तरफ जा, और नीचे वाला कह रहा है भाई तू ऊपर की तरफ जा। तो कौन सा किधर जाने की कोशिश करेगा, जिधर की तरफ कह सकते हो ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा। अब ओपन इंटरेस्ट इधर ज्यादा है तो कॉमन सी बात है ये लोग प्रेशर लगाएंगे कहां पे, नीचे की तरफ। और ये जो लोग हैं ये खुद ब खुद यहाँ पे कह सकते हो ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने पर क्या होगा, ये लोग अपना नया सपोर्ट ढूंढ लेंगे। कॉमन सी बात है, नीचे की तरफ सपोर्ट होता है, यहां से खिसक कर लोग यहाँ आ जाएंगे। तो कॉमन सी बात है इस तरीके से अब सारे के सारे मान लीजिए यहाँ पे इकट्ठे हो गए, तो यहाँ से खिसकने के बाद में फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे। इस तरीके से तब तक नीचे की तरफ चलते रहेंगे जब तक यहाँ पे एक ऐसा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट ना हो जाए, मान लीजिए 300 की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट काउंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, सपोर्ट नंबर 3 आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने काफी बार बताया भी है कि हम लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ पे यूएसडीआर में बात की जाए तो सपोर्ट नंबर 1 के ऊपर हम लोगों ने मान लीजिए एंट्री की है 10 लॉट के अंदर। सपोर्ट नंबर 2 पर प्राइस आता है तो 10 के अंदर हम 10 लॉट और ऐड करते हैं। सपोर्ट नंबर 3 तक आते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग 10 प्लस 10 जो 20 थे प्लस 10 और करते हैं। और अगर ये फिर भी ब्रेक होता रहता है तो मैंने आपको बताया था कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही कैंडल बनी तो वहां पर हम लोग काउंटर ट्रेड एक्टिवेट करते हैं। बहुत ही फंडामेंटल रूल है, मैं कई बार वीडियो में बता भी चुका हूं। तो इस तरीके से आप यहां पे कंटिन्यू कर सकते हो। एंड वापस जब नीचे की तरफ हमें दिखता है कि सपोर्ट जोन मजबूत होने चालू हो गए हैं, वहां पे ओपन इंटरेस्ट जो है ग्रो करने चालू हो गए हैं, तो जो मेन सपोर्ट हमें दिखाई देता है वहां पर जाकर हम अपनी सेल वाली पोजिशन जो हमने एक्टिवेट की है उसको हम एग्जिट करते हैं, और बाय वाली पोजिशन को या तो एवरेज करेंगे कि भाई अब तो नीचे से ऊपर ही जाना है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अब देखो काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो इस चीज में कंफ्यूज होंगे कि ऐसा कैसे। भाई देखो कॉमन सी बात आ जाती है, जिस तरीके से रियल मार्केट में काम होता है ना कि रियल मार्केट में कोई इंसान बाय कर रहा है तो कोई सामने वाले इंसान को सेल भी करना होना चाहिए। पता लगा आप बायर हो, आप खड़े हो, खरीदना चाहते हो कोई चीज, कोई बेचना ही नहीं चाहता, तो आप उसको कैसे खरीद सकते हो। शेयर मार्केट में एक्सचेंज की तरफ से या फिर कह सकते हो जो कंपनीज होती हैं उनके ऑर्डर डेली नहीं आते। कॉमन सी बात है, जो ट्रेड हो रही है ना वो लोग कर रहे हैं, नॉट कंपनी कर रही है। तो लोग होंगे तभी तो। सोचो कोई कंपनी है जिसके बारे में लोगों को पता है कि भाई ये ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी और लोगों ने उसको बाय किया हुआ है, तो कोई इंसान अगर उसके शेयर को बेचना ही नहीं चाहता तो वापस कोई इंसान उसको खरीद भी नहीं सकता। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई में हम वर्क कर सकते हैं। एंड रही ओपन इंटरेस्ट की बात, तो ओपन इंटरेस्ट को बस आप इतना मान सकते हो कि आपको एक आइडेंटिफिकेशन कर देता है, पिक्चर क्रिएट कर देता है कि भाई जो हमारा सपोर्ट जोन है वहां पर कितना ओपन इंटरेस्ट है,
और हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वहां पर कितना ओपन इंटरेस्ट है, और जिसकी तरफ से कह सकते हो भारी होगा, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ लाइक कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स होंगे, कॉमन सी बात है वो स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो वहां से उस पर्टिकुलर प्राइस से रिवर्सल कर रहा है। इसी तरीके से अगर हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है देन उस कंडीशन में हाई प्रोबेबिलिटी है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अब यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो वो चीज समझो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। कंडीशन नंबर 1 क्या रहने वाली है, मैंने बोला भाई कंडीशन नंबर 1 है कि मेरा सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक, सपोर्ट काफी स्ट्रांग है, ठीक, एंड जो रेजिस्टेंस है वो काफी वीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सपोर्ट मान लीजिए ये है और रेजिस्टेंस ये है, तो अगर हमारा प्राइस यहां पर खुला हुआ है, ठीक, सपोर्ट स्ट्रांग है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर S1 सपोर्ट नंबर 1 के ऊपर हम लोग एंट्री कर सकते हैं। एंट्री किस चीज में कर सकते हैं, फर्स्ट एंट्री विल बी इन फ्यूचर, ठीक, पहला काम हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में एंटर कर सकते हैं 10 लॉट 20 लॉट जो भी आपकी श्रद्धा, और कॉमन सी बात है क्यों हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमारा सपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे प्राइस आएगा और आने के बाद में ऊपर की तरफ इसको धकेल दिया जाएगा। और ये चीज़ें काम करती हैं, देखो डाटा है ना, शेयर मार्केट कोई कहता हो किस्मत भरोसे चलता है, भाई किस्मत भरोसे नहीं चलता है, यहाँ पे पूरा गेम डाटा पे होता है। जैसे मैं खुद का अपना डाटा एनालाइज करता हूँ, मेरी मैक्सिमम ट्रेड जो मैं USDNR में डालता हूँ ना वही पॉजिटिव जाती है, काफ़ी ज़्यादा फंस जाती है, और अपनी गलती को महसूस करना समझना वही समझदारी होती है, और बिना मतलब का कह सकते हो ईगो में आ जाना कि नहीं जी नहीं मैं तो इससे ही पैसे कमाऊंगा, इसने मेरा नुकसान करा है, तो ये तो गलत बात हो जाती है। शेयर मार्केट टोटली डिपेंडेंट होती है डाटा के ऊपर, तो डाटा को यूज करने का तरीका समझो। बाकी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा NSE के डाटा के ऊपर कैसे उसको चेक करते हैं। सपोर्ट नंबर 1 पे एंट्री करी, टारगेट लगाया, हमारा रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस वीक है, तो इसका मतलब क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहां तक आएगा और इसको भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट हुई। सेकंड कंडीशन की मैं बात करूं, सेकंड कंडीशन में हमारा जो स्ट्रांग है, लाइक सपोर्ट जो है वो वीक है और रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है, ठीक है, काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो उस कंडीशन में क्या क्या चीजें की जा सकती है भाई, बहुत ही इजी है माइंडसेट को क्लियर करना सबसे पहले कि करना क्या है। गलत पंगा ले लिया तो क्या होगा, कॉमन सी बात है। देखो यहाँ पे एक और चीज थी मैं बताना रह गया, अगर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो वीक है, सपोर्ट जो था वो स्ट्रांग था, तो पहली चीज हम करते थे क्या, फ्यूचर में एंटर करते थे। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम पीई को कर सकते हैं। नॉर्मली पीई स्ट्रेटेजी होती है ना, एक ऐसी होती है कि मान लीजिए यहां पर देखा मैंने ये 83 का प्राइस चल रहा है, तो मैंने क्या किया, 82.75 की पीई को मैंने सेल किया, ठीक, और 82.50 की पीई को मैंने बाय कर लिया। मतलब ये है तो बच्चों वाली स्ट्रेटेजी, बट काम कर जाती है। इसको हम वीकली पे कर सकते हैं या मंथली पे कर सकते हैं। अगर मैं मंथली के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चेक कर रहा हूं तो मैं मंथली पे करूंगा, कॉमन सी बात आ जाती है। तो यहां पे अब हम ऐसा भी कर सकते हैं। दो तरीके ये हो गए। चलो जी, थर्ड कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन चेंज करते हैं थोड़ा सा। कंडीशन ये बनाते हैं कि अब हमारा सपोर्ट जो है ना वो वीक है, लाइक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट भाई सपोर्ट तक आएगी और वहां से नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जरा उसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे करने का काम क्या होगा, ये मैं इसको मिटा देता हूँ, ये लीजिए। अब क्या है, यहाँ पे सपोर्ट जो है हमारा, सपोर्ट वीक है, तो सपोर्ट को वीक बनाते हैं, रेजिस्टेंस को स्ट्रांग बनाते हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि प्राइस अगर यहाँ पे खुलता है तो प्राइस ऊपर की तरफ आएगा, आने के बाद में यहाँ ये स्ट्रांग है, हाई ओपन इंटरेस्ट है, तो इसको ब्रेक करने के काफी लो चांस होंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ ही तो प्रेशर लग रहा है ना। नीचे से जो लाइक बायर हैं बार बार आ रहे हैं, कॉमन सी बात है। यहाँ तक आने पर प्रोबेबिलिटी होगी कि वापस रिटर्न करे। रिटर्न करने पर क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या कंडीशन बन सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे काउंटर ट्रेड लूंगा, ठीक। यहां पर मैं केवल और केवल सेल पोजीशन नहीं लेने वाला हूं। मैं यहां पे क्या करूंगा, सेल पोजीशन तो बनाऊंगा। सेल पोजीशन मान लीजिए मैंने दिसंबर मंथ में बना दी, बट मैं बाय पोजीशन भी एक्टिवेट करूंगा जो कि होगी जनवरी मंथ की। क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि ओवरऑल जो USDNR में हम काम कर रहे हैं उसका ओवरऑल ट्रेंड जो है अप है। तो अगर कल को मैंने यहाँ पे केवल सेल पोजीशन बनाई और कल कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, ठीक है, तो कॉमन सी बात है वो तो ट्रेंड के साथ है, और ट्रेंड के साथ तो फिर हमें नुकसान देखने के लिए मिलेगा। तो उसके अगेंस्ट नहीं जाना, ट्रेंड के साथ है तो हम क्या करेंगे, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करनी भी है तो वहां पे हम काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करेंगे, जिसके अंदर हम एक को सेल करते हैं, एक को बाय करते हैं एंड वेट करते हैं सपोर्ट तक आने का, और वहां पे सेल वाली ट्रेड को एग्जिट करेंगे, ये वाली ट्रेड को एग्जिट करेंगे, बाय वाली ट्रेड को खुला छोड़ देंगे। और
यहाँ पर वेट करेंगी कि हमारा सपोर्ट जब स्ट्रांग हो जाए, लाइक हमारा ओपन इंटरेस्ट चेंज होने के बाद में सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा, तो फर्स्ट सपोर्ट पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी सेल वाली ट्रेड को एग्जिट करेंगे और बाय वाले को फिर से खुला छोड़ देंगे। मतलब ये थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, बट जो लोग यहाँ पे काम करते हैं समझ रहे होंगे। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो हमें पता है कि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है, तो हम यहाँ पे कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं और उससे ऊपर वाली कॉल को हम बाय कर सकते हैं फॉर हैजिंग पर्पस। ठीक है, जो लोग हैजिंग को जानते हैं वो समझते होंगे, लाइक ट्रेडिंग और हैजिंग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट तो नॉर्मल निफ्टी बैंक निफ्टी में जो हम काम करते हैं उसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, बट करेंसी या फिर कह सकते हो जो करेंसी मार्केट फॉरेक्स मार्केट होती है ना इंडिया के अंदर, उसको हैजिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो आप यहाँ पे हैजिंग के थ्रू भी काम कर सकते हो, क्योंकि बहुत गंदी वाली मूवमेंट्स यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलती है। देन थर्ड कंडीशन क्या रहेगी, फर्स्ट कंडीशन थी सब हमारा सपोर्ट स्ट्रांग था, सेकंड कंडीशन थी हमारा सपोर्ट वीक था। अब थर्ड कंडीशन एक और बन सकती है। थर्ड कंडीशन या तो ये बनेगी कि भाई मार्केट में हमारा सपोर्ट जो है वो भी लाइक स्ट्रांग है और लाइक हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी स्ट्रांग है। तो हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो दोनों के दोनों स्ट्रांग ही स्ट्रांग है। तो उस कंडीशन में क्या है, चांसेस हाई रहते हैं कि पर्टिकुलर मंथ के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट हम चेक कर रहे हैं अभी के लिए दोनों के दोनों जगह पर ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग है काफी ज्यादा। सो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि मार्केट उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर पूरी तरीके से साइडवेज रहने वाली है, ये चीज हम कह सकते हैं। तो इस जगह पर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, फर्स्ट विल बी हम यहाँ पे काउंटर ट्रेड यूज करेंगे। ठीक, हम यहाँ पे काउंटर ट्रेड यूज कर सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस पर आने पर हम क्या करेंगे, काउंटर ट्रेड बांध देंगे, सपोर्ट पर आने पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्यूचर को बाय को खुला छोड़ देंगे। तो इस तरीके से गेम खेल सकते हैं। सेकंड कंडीशन विल बी लाइक हम ऊपर की कॉल को सेल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद में। मान लीजिए यहाँ पे 83 का प्राइस है, तो हम 83.50 की कॉल को शॉर्ट किया हमने। नीचे की तरफ हमने देखा ये 3.50 का प्राइस, नीचे की तरफ 83 की नहीं 82.50 का प्राइस है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 82.25 की मैंने पी को मैंने सेल कर दिया। तो ये चीज़ भी कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ओवरऑल साइडवेज रहेगी और जैसे ही हमें लगता है कि हमारा सपोर्ट जो है वो वीक होता जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट चेंज होता जा रहा है, देन उस कंडीशन में हम अपनी पोजिशन को एग्जिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आती। ठीक है, तो ये तरीका हो सकता है। अब एक और तरीका है यहाँ पे, फोर्थ कंडीशन क्या बन सकती है, अगर हम ओपन इंटरेस्ट ही देख रहे हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है और हमारा जो सपोर्ट है, अगर हमारा रेजिस्टेंस भी वीक है और हमारा सपोर्ट भी वीक है, सो उस कंडीशन में हाई प्रोबेबिलिटी रहती है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उस कंडीशन में हाई प्रोबेबिलिटी है कि भाई मार्केट जो है वो किधर की तरफ भी मूवमेंट कर सकती है। बट अगर मैं नोटिस करूं तो देखा गया है कि अप्रॉक्स मैक्सिमम टाइम जो ट्रेंड होता है ना, मार्केट उस जगह पे भाग जाती है। मान लीजिए यूएसजेएनआर का ट्रेंड जो है वो अप है ना, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो जो वीक है ना रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर ही भाग जाएगी। ये चीज मैंने 2022 में भी होते हुए देखी है और 2000 में भी होती देखी है, 2020 में 22 और 20 में देखी है। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन जब बनती है ना तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड होता है, जो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का ट्रेंड होता है, वो उसी के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। इस जगह पर आप क्या क्या नहीं कर सकते उसको समझो। इस जगह पर नॉर्मली आपको क्या नहीं करना चाहिए, देखो पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने रूल बनाया हुआ है कि हम लोग सेल ट्रेड तो लेंगे ही नहीं, कॉमन सी बात है, सेल का तो मतलब ही नहीं बैठता। हम यहाँ पे जो लेने वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं, लाइक जब हमें दिखेगा सपोर्ट वीक है और रेजिस्टेंस भी वीक है, तो उस कंडीशन में अगर हम एंट्री करेंगे भी तो केवल बाय पोजीशन में एंटर करेंगे, कॉमन सी बात है। क्यों? क्योंकि वो ओवरऑल ट्रेंड के साथ है। ठीक, ऐसी जगह पर हमें क्या नहीं करना है, ऊपर की कॉल को सेल करने की गलती नहीं करनी है, नीचे की पुट को सेल करने की गलती नहीं करनी है। कोई कहने लगा मैं कॉल को बाय कर सकता हूं क्या, नहीं मेरे भाई, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर रेंज में ही अगर रह गया तो आपको विदाउट एनी रीजन प्रीमियम में नुकसान होगा। करेंसी में जो भी इंसान काम कर रहा है ना, ध्यान रखना, वो इंसान कभी भी ऑप्शन बाइंग मत करना। ऑप्शन बाइंग नहीं की जाती। ऑप्शन बाइंग मेनली हेजिंग करने के लिए लोग यूज करते हैं, और आप सोच रहे हो कि वहां पे कोई तो बायर है, वो बायर जो है वो हेजिंग करने के लिए यूज कर रहा है उसको, क्योंकि उसको यहाँ पे अगर लॉस हो भी रहा है ना तो कहीं और उसको प्रॉफिट हो रहा है, और वो उस प्रॉफिट को देख रहा है, तो ये जो उसका लॉस है ना ये कुछ भी नहीं है। बट आप अगर इसको बाय कर रहे हो तो आपका तो पूरा 100% कैपिटल ही यहाँ पे चला जाएगा, अगर आप ऑप्शन बाइंग करने की सोच भी रहे हो तो अब यहाँ पे समझते हैं एनएससी के डाटा के ऊपर एक बार जाकर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है ना, यहाँ पे लिखा होता है OI आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सारे के सारे कॉल का डाटा है, ये सी वाला होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि भाई 85 के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कितने ओपन इंटरेस्ट है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी दिख रहा है
471830 जो कि 8350 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ में 8350 मतलब दिसंबर मंथ का 8350 जो ऊपर की तरफ हमारा अभी रेजिस्टेंस है ना, वो 8350 फर्स्ट रेजिस्टेंस काउंट हो रहा है, और सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें 8375 दिख रहा है, ठीक। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कहां पे ओपन इंटरेस्ट अभी है। तो 8350 से रिवर्सल के चांसेस थे, कॉमन सी बात आती है। चलो नीचे की तरफ बात करें, ये पी का डाटा होता है नीचे की तरफ का, लाइक जो जहां पे प्राइस ऑलरेडी जा चुका है। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है 8325 दिख रहा है। तो चांसेस हाई हैं कि 8325 के ऊपर आएगा और वहां से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 831250 पर टिकने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ही लो दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काउंट हो रहा है वो काउंट हो रहा है 83। आप यहाँ पे देखोगे कैसे पता लगा भाई, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है कि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, लोग यहाँ पे ये यकीन कर रहे हैं कि 83 का प्राइस आएगा, तो यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट आनी चाहिए। तो अभी अगर प्राइस की बात करें तो अगर हमारा प्राइस अभी चल रहा है 83 34, ये 34 35 दिख रहा है यहाँ पे, अगर ये प्राइस चल रहा है तो क्या करना चाहिए, पहला हमें वेट करना चाहिए 8325। 8325 आएगा तो हम लोग एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगर वो ब्रेक हो जाता है, हाई प्रोबेबिलिटी अगर वो ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने पर वो 83 तक डायरेक्टली नीचे तक आएगा और मूवमेंट बहुत अच्छी वाली हो जाती है यूएसडीएनआर के अंदर। तो 83 पर आकर हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद की बात करें तो 83 के बाद में नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट दिख रहा है 83 के बाद में 8275, 8250। अब इसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है, तो हाई प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि प्राइस कहां तक के चक्कर मार सकता है, कॉमन सी बात है, मैक्सिमम यहां तक के चक्कर मार सकता है, ठीक। ऊपर की तरफ की बात करें तो मैक्सिमम का मूवमेंट कर सकता है 85, क्योंकि सर्किट भी होता है इनके अंदर, और आज तक मैंने कभी सर्किट लगते हुए नहीं देखा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन डाटा पे जाके चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी वाली फालतू की बातें नहीं करनी है, सिंपल चीज है। ऊपर की तरफ देखोगे तो पता लगेगा हमारा रेजिस्टेंस कहां पर है मेरे भाई, नीचे की तरफ देखोगे तो पता लगेगा हमारा सपोर्ट कहां पर है, ठीक है। प्लस यहां पर ऑप्शन डाटा देखोगे तो पता लगेगा कहां पर कितने लोग खड़े हुए हैं, लोग मतलब इंटरेस्ट कितना ओपन इंटरेस्ट है, कहां पर सपोर्ट नंबर 1 काउंट हो रहा है, कहां पर सपोर्ट नंबर 2 काउंट हो रहा है। इस तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, एंड करने के बाद में अपनी एक पिक्चर क्लियर कर सकते हो कि यूएसडीआईएनआर ओवरऑल ट्रेंड जब अप है तो अगर ये नीचे मिलेगा मुझे, तो मुझे कहां कहां पर एंटर करना चाहिए। पहला एंटर हमारा 8325 दिख रहा है, सेकंड एंट्री हमारी दिख रही है कि 83 आ जाए तो भाई वहां पे भी एंटर करो, सिंपल सी बात है, क्योंकि ट्रेंड इज इन अपसाइड, तो अपसाइड मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और हम यहाँ पे 4 महीने 6 महीने आगे के यूएसडीएनआर में ट्रेड ले सकते हैं। और ये चीज मैंने खुद महसूस की है कि मैं यूएसडीएनआर में जब काम करता हूँ तो मैक्सिमम टाइम भाई मेरी ट्रेड ग्रीन निकलती है, ठीक है। और अब मैंने खुद डिसाइड किया है कि मैं यूएसडीएनआर के पीछे ही पड़ा रहूंगा, चाहे यहाँ पे क्वांटिटी कम रखूँ ज्यादा रखूँ, चाहे मुझे 500 या 1000 क्वांटिटी में भी जाना पड़े, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको भी यही बात बोलना चाहूंगा कि इसको ही ट्राई करना है, किसी और के चक्कर में अभी पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं, ना आपको जरूरत है। बाकी रिजल्ट चेक करेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं। आई विश यहाँ तक की बातें जो मैं आपको समझाना चाहता था वो क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ में किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके माइंड में क्वेश्चन होता है बट वो पूछने में शर्माते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, नंबर है 9837482890, सेकेंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे पूछ सकते हो। प्लीज व्हाट्सअप कीजिएगा, काफी लोग डायरेक्टली ट्रेडिंग टाइम में कॉल करते हैं, कॉल नहीं उठाई जाती। दूसरी चीज आ जाती है, आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो जिसका नाम है explosivtrades.in। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैं करेंसी मार्केट के बारे में अपडेट करता रहता हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है और पिन कमेंट में भी मैंने मैसेज डाला हुआ है। बाकी अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो और बेस्ट डीमैट अकाउंट्स कौन से होते हैं वो जानना चाहते हो, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड यहाँ पर मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि आप मेरे ग्रुप के अंदर ऐड हो चुके हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इस पर्टिकुलर वीडियो का क्वेश्चन है 4+91 कितने होते हैं। आप क्या कीजिएगा, इस पर्टिकुलर नंबर पे मुझे मैसेज करके बताइएगा। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों ने लास्ट तक बातें समझने की कोशिश की है, ठीक है।